Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about CAG, who has flagged concerns with respect to Assam public debt. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में समझ लेते हैं. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये बॉडी बनाई गई है एज पर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस बॉडी का मेन काम है कि भारत सरकार और खासकर उसके एग्जीक्यूटिव विंग के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराए. फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी से हमारा मतलब है कि जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं क्या वो एक प्रॉपर लॉ के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार जो भी पैसे निकालती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू मनी बिल या अदर फाइनेंस बिल्स. तो कानून के हिसाब से यानी कि मनी बिल प्रॉपर पास किया गया है कि नहीं या फाइनेंस बिल्स पास किए गए हैं कि नहीं, उस हिसाब से पहले इवेल्युएट करती है CAG. साथ ही साथ ये भी देखती है कि जो पैसा खर्च कर रही है भारत सरकार वो एफिशिएंट तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है. तो आप कह सकते हैं कि CAG फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट टू इन 2 डायमेंशंस. पहला लीगल डायमेंशन कि जो पैसा निकाला गया है वो कानूनी तौर पे निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, यानी कि उसके लिए एक प्रॉपर बिल पास किया गया है कि नहीं किया गया है. और दूसरा जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जाता है, दूसरा डायमेंशन, वो है इकोनॉमिक डायमेंशन कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो जस्टिफाइबल तरीके से, एफिशिएंट तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. दैट इज व्हाई यू कैन से इट्स अ वॉच डॉग विच एस्टैब्लिशेस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है. एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन CAG, अदरवाइज दैट कुड लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. और यही कारण है कि CAG को कहा जाता है चीफ गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ CAG एंड अदर provisions like oath, condition of service, etc. Article 149 deals with duties, power of CAG. साथ ही साथ संविधान में ये भी लिखा गया है कि further duties, functions, jurisdiction of CAG could be added through a law made by the parliament. तो कुछ बातें संविधान में लिख करके दे दी गई हैं और बाकी सारी बातों के लिए कहा गया है कि पार्लियामेंट अलग से कानून बना करके CAG के ड्यूटीज, पावर, फंक्शन, जुरिडिक्शंस को डिफाइन करेगा. आर्टिकल 151 सेज कि द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG will be submitted to the president and president will ensure that the reports are put in front of the parliament ताकि legislative surveillance की जा सके over the executives as far as expenditure by the executive wing of the government is concerned. I hope आपको मेरी बात समझ आ रही है. जब तक पार्लियामेंट के सामने प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होगा कि सरकार ने कैसे कैसे पैसे खर्च किए हैं, पब्लिक पर्स से पैसे खर्च किए हैं, तब तक पार्लियामेंट कैसे सवाल पूछेगी. तो दिस इज हाउ द CAG रिपोर्ट्स बिकम बेसिस टू एंश्योर द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. इसीलिए कभी कभार CAG को हम लोग कह देते हैं इट्स फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑल्सो फॉर द लेजिस्लेचर्स, क्योंकि लेजिस्लेटिव विंग को CAG प्रॉपर रिपोर्ट बना करके देता है जिसके बेसिस पे लेजिस्लेटिव विंग यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस है, वो प्रश्न पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से कि आपने पैसे कैसे खर्च किए हैं और पैसे का कहाँ कहाँ कैसा कैसा इस्तेमाल किया गया है. तो लीगल पर्सपेक्टिव से भी स्क्रूटनी होती है और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी स्क्रूटनी होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि some power functions and jurisdictions are already mentioned in the constitution and for other power and functions कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अ सेपरेट लॉ बाय द पार्लियामेंट कुड बी मेड एंड अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट पास्ड CAG ड्यूटी, पावर,
and Condition of Service Act 1971 in order to lay down functions of CAG. CAG जो हमारे देश की ऑडिटिंग बॉडी है, हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी, इसके कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं जहां पे उन्होंने प्रिवेंट किया करप्ट प्रैक्टिसेस को, या फिर अलग अलग तरीके से उन्होंने स्क्रूटनी करके इफेक्टिव एक्सपेंडिचर को इंश्योर कराया ऑन द बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसको देखते हैं। तो सीएजी के ऑडिट के कारण ही कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, स्पेशली इन द लास्ट फेज ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में भी बताया, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था लेड बाय अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के पीछे एक बड़ा कारण था सीएजी का रिपोर्ट। सीएजी का रिपोर्ट लगातार कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को हाईलाइट कर रहा था, करप्शन के केसेस हाईलाइट कर रहा था। उसमें से सबसे प्रमुख था 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन। जैसे आज हम लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम में नया नया 2G आ रहा था। 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया था सरकार ने, उसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई थी। और सीएजी उस टाइम के थे विनोद राय जी। उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट जब पब्लिश कराई थी तो उसमें बताया था कि 2G स्पेक्ट्रम का जिस तरीके से एलोकेशन हुआ है, उस कारण से सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। That money could have been used by the government, could have been appropriated by the government अगर सही तरीके से 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता तो, and that money could have been used for the welfare of the poor population of the country। तो 2G ऑक्शन, कोल ब्लॉक के एलोकेशन में, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में हुए थे साल 2010 में, उसमें भी कई सारे इरेगुलरिटीज, डाइवर्जन ऑफ फंड या लीकेज ऑफ फंड या करप्शन के केसेस सामने आए थे। तो ये सीएजी के क्रेडिट में आप लिख सकते हैं कि सीएजी ने कई सारी इस तरह के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किए, जिससे फिर पब्लिक जो है और ज़्यादा विजिलेंट हो गई। और आज के टाइम में करप्शन को लेकर के नाउ देयर इज अ मोर अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ये सीएजी का अचीवमेंट है। उसके अलावा सीएजी टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देते रहती है भारत सरकार को ऑन सेवरल इश्यूज रिलेटेड टू फाइनेंस। और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सीएजी का आप मान सकते हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस सीएजी की तरफ से आए। सीएजी हैज ऑल्सो ऑडिटेड यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। सीएजी को इन्वाइट किया गया बिकॉज ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, इट्स इफेक्टिवनेस। सीएजी वाज इन्वाइटेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन ऑर्डर टू ऑडिट इट्स हेडक्वार्टर एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। सीएजी ने भारत के अंदर बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी भी इस्टेब्लिश कराई इन ईयर 2016, और उसी की मदद से फिर भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया गया सेंटर फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, जिसकी मदद से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जा सकता है और कोई भी इरेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो सकता है ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड हो, उसको हाईलाइट किया जा सकता है, फ्लैग किया जा सकता है। सीएजी का अगला अचीवमेंट। सीएजी टाइम टू टाइम अलग अलग गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को ऑडिट करते रहती है इन ऑर्डर टू सी वेदर आवर एक्शंस आर इन लाइन विद एसडीजी और नॉट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और नॉट। सीएजी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, उसने अभी हमारे इंडिया की सीएजी को एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया है फॉर 4-year टर्म फ्रॉम 2024 टू 2027। तो ये सब बताता है कि हमारे देश की सीएजी इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स फाइनेंशियल रिलेटेड क्रेडिबिलिटी एंड स्क्रूटनी एबिलिटीज। तो इस तरीके से आप ये सब अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हैं अगर सीएजी पर कोई भी मेंस में प्रश्न आता है तो। एथिक्स पेपर में खासकर ये जो सीएजी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, लेकिन एथिक्स पेपर में आप सीएजी विनोद राय जी का मेंशन जरूर कर सकते हैं। विनोद राय जी इज नोन फॉर हिज अपराइटनेस एज सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री। विनोद राय जी को क्रेडिट जाता है फॉर हाईलाइटिंग द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एसोसिएटेड विद द 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो आप इनका नाम जरूर मेंशन कर सकते हैं एज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी इन एथिक्स पेपर। अब करंट न्यूज पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीएजी इज चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, नॉट जस्ट फॉर यूनियन लेवल बट ऑल्सो एट द स्टेट लेवल। और हाल फिलहाल में सीएजी ने आसाम स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के कुछ कंसर्न्स रेज किए। सीएजी के एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से असम सरकार का डेट जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पब्लिक डेट जो है वो
बढ़ करके 81.98% तक आ गया है। और डेट जो जिस रेट से बढ़ रहा है, इट हैज आउटपेस्ड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जिस तरीके से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जीएसडीपी स्टेट लेवल पे हम लोग इसको कहते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उससे काफी ज्यादा रफ्तार से हमारा उधार बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा कि द पब्लिक डेट इज राइजिंग एट अ रेट ऑफ 23%, जबकि जीएसडीपी इज राइजिंग ओनली एट अ रेट ऑफ 11%। फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट मेड बाय द गवर्नमेंट एट द यूनियन एज वेल एज स्टेट लेवल। फिस्कल डेफिसिट जो डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर और रिसीट के बीच का, दैट इज मेड थ्रू बोरोइंग। इफ फिस्कल डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द गवर्नमेंट बोरोइंग इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, एंड दैट विल लीड टू ओवरऑल हाई पब्लिक डेट जो हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पब्लिक डेट हैज मूव्ड बियॉन्ड 80%। साथ ही साथ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या कैलकुलेशन मिस्टेक के भी इश्यूज सामने आए हैं फ्रॉम सीएजी। लगभग 6,500 करोड़ का एक एक्सपेंडिचर है जो ग्रांट इन एड के तौर पे दिया असम सरकार ने लोकल बॉडीज को। अब ग्रांट इन एड का जो पैसा होता है वो हमने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसको अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह दिखाया हुआ था। तो सच फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या आप कह सकते हैं एरर वाज आल्सो देयर इन ओवरऑल बजट मैनेजमेंट ऑफ द असम स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब कुछ इश्यूज हाईलाइट किए हैं सीएजी ने विद रिस्पेक्ट टू असम स्टेट बजट मैनेजमेंट। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में विद रिस्पेक्ट टू सीएजी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस बार जो मेंस हुआ है एपीएससी का, उसमें जीएस पेपर 2 में ये प्रश्न आया था सीएजी से संबंधित। तो वैसे तो था ये 10 मार्कर का, बट मैंने आंसर थोड़ा डिटेल में दे दिया है ताकि अगर 15 मार्कर के भी प्रश्न आए तो आप आराम से सीएजी पे अटेम्प्ट कर पाए। तो सीएजी क्या है और सीएजी ने क्या क्या रोल प्ले किए हैं अभी तक भारत की इकोनॉमी को लेकर के, खासकर उसको आपको इवैल्यूएट करना था। दैट टू क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन मतलब आपको पॉजिटिव्स भी बताने हैं, बट साथ ही साथ आपको थोड़े चैलेंजेस भी बताने हैं दैट सीएजी एज एन इंस्टीट्यूशन इज फेसिंग। तो खुद से अटेम्प्ट करें जितना आपने पॉलिटी क्लास में पढ़ा है उसके बेसिस पे, और जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे। बाद में आप आंसर से थोड़ा मैच भी कर सकते हैं जस्ट फॉर हैविंग मोर क्लैरिटी। The next article is about Colombo Security Conclave. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए क्या है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है विच मेनली एम्स अराउंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जिसको बनाया है इंडियन ओशन के 4 देशों ने मिलकर के। एक तो हमारा देश भारत, उसके अलावा 3 इंडियन ओशन के आइलैंड कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मालदीव एंड मॉरिशस। 4 देशों ने मिलकर के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया है विथ द मेन इंटेंशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो क्या क्या गोल्स हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के? मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी कि ओशनिक एरिया में, सी या ओवरऑल लार्जर ओशन में कोई पैरेसी के इश्यूज ना हो, कोई अटैक ना हो, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ अगर कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, तो उस केस में भी ये सारे देश आपस में कोलैबोरेट करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचा पाएं एक दूसरे के लिए। ये भी मकसद है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। बट द कोर आइडिया ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इज टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी। यू सी द नेम इटसेल्फ एज सिक्योरिटी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, जबकि बांग्लादेश और सेचिल्स को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की अगर बात की जाए तो इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है? इन 4 टोटल भारत तो है, बाकी 3 जो आइलैंड कंट्रीज हैं इंडियन ओशन के, इनके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिड्यूस चाइनाज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। यू सी चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट इज अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय चाइना which aims at developing roadways, railways, establishing pipelines as well as ports across the world with the main aim of connecting the eastern region of China, जहाँ पे चाइना का मेन पॉपुलेशन सेटलमेंट है, विथ यूरोपियन मार्केट। अब इस प्रोसेस में चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, पोर्ट्स डेवलप किए हैं। अब
पोर्ट्स जब डेवलप कर रहा है चाइना, तो उसमें कई सारे इंडियन ओशन में भी पोर्ट्स डेवलप किए हैं, जैसे ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका, माले पोर्ट ऑफ मालदीव, क्याकफाओ पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। उसके अलावा रोड प्रोजेक्ट्स भी, जैसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सब करके चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन। डेफिनेटली इंडिया वुड नॉट लाइक दिस, बिकॉज इंडियन ओशन में भारत का कोस्ट है लगभग 7,500 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। So naturally, India would like to have stronghold in Indian Ocean, and definitely we would not like China's presence in the Indian Ocean. तो जब चाइना अपने फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो इन ऑर्डर टू नलिफाई दैट फैक्टर, इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप इट्स प्रॉक्सिमिटी विद अदर आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। वन लाइन में कहा जाए तो इट विल हेल्प इन काउंटरिंग चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन नेवी का मेन गोल है टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ ब्लू वाटर नेवी इन इंडियन ओशन। ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन का मतलब है कि आवर नेवी वांट टू बिकम द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी, चाहे पायरेसी के प्रॉब्लम हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो। इंडियन नेवी वांट्स टू बिकम द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन इंडियन ओशन, और इस कारण से भी इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज इट्स प्रॉक्सिमिटी विद द इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज, ताकि वहाँ पे हम अपने लिए कुछ पोर्ट्स वगैरह बना पाएँ, वहाँ पे हम अपने लिए बर्थिंग फैसिलिटी, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी डेवलप कर पाएँ, सो दैट द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन नेवी द ब्लू वाटर नेवी इन इंडियन ओशन कुड बी अचीव्ड। मैंने आपको कहा ही इंडिया हैज 7,500 किलोमीटर लॉन्ग coast in the Indian Ocean. So definitely in order to ensure maritime security, Colombo Security Conclave and similar initiatives are important for India. Plus इंडिया का जो ओवरऑल गोल है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन, उस गोल का नाम है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये आइडिया दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि इंडियाज ओवरऑल गोल इन इंडियन ओशन इज सागर मिशन। तो कभी भी इंडियन ओशन पे आप आंसर लिख रहे हो तो सागर विजन को जरूर मेंशन करें। And this Colombo Security Conclave is in line with India's Sagar vision. अब करंट न्यूज पे आते हैं, तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंतर्गत एक MOU यानी कि एक अग्रीमेंट साइन किया गया है बाय मेंबर कंट्रीज। आप देख सकते हैं चारों जो मेंबर कंट्रीज हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन करके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश करने का फैसला किया है। दैट सेक्रेटेरिएट विल बी स्टैब्लिश्ड इन कोलंबो सिटी ऑफ श्रीलंका। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या, या इसका सेक्रेटेरिएट अभी हाल फिलहाल में कहाँ स्टैब्लिश किया गया। भारत की तरफ से आप देख सकते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग हेल्ड अंडर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं डंपिंग क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। देखिए इस इमेज की मदद से समझते हैं। अगर कोई कंट्री एक्स या वहां के एक्सपोर्टर्स कोई सामान दूसरे कंट्री वाई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उनका एक्सपोर्ट आइटम है उसका प्राइस इन द डेस्टिनेशन कंट्री इज लेसर देन द प्राइस इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डंपिंग। मैं फिर से कहता हूं, मान लीजिए ये कंट्री एक्स, यहां पे स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो है वो स्टील बेच रहे हैं मान लीजिए 1,000 रुपीज पर केजी, और दूसरे देश में वाई में वही स्टील ये लोग बेच रहे हैं 800 रुपीज पर केजी में, तो अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी सस्ता बेच रहे हैं फॉरेन मार्केट में। अगर ऐसी स्थिति है तो इस सिचुएशन में कहा जाएगा डंप, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब यह है कि द मैन्युफैक्चरर्स या द एक्सपोर्टर्स आर डेलिबरेटली कटिंग डाउन देयर प्राइस इन ऑर्डर टू कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट, द फॉरेन मार्केट। और इसका नुकसान क्या होगा कि जिन देशों में वो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्टेड आइटम काफी सस्ता है। कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स
को मजबूरी में शट डाउन करना पड़ेगा अपना ऑपरेशन। वंस द ऑपरेशंस आर शट डाउन, व्हेन द लार्जर मार्केट इज कैप्चर्ड बाय द एक्सपोर्टर कंपनी, तो फिर धीरे धीरे भविष्य में वो रेट को बढ़ा करके अपना पुराना जो लॉस था उसको भी रिकवर करेगा और फ्यूचर में मैसिव गेन करेगा। और जिस देश के अंदर वो सामान एक्सपोर्ट वो कर रहा था उस देश की लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग। लेट्स रीड इट ऑल्सो वंस। डंपिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कंट्री या कंपनीज एक्सपोर्ट at a price lower in the foreign market as compared to their own domestic market, and it is a tactics to capture the foreign market. Once the market is captured, then they will exploit that market in future. तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जहां पे ये जो इंपोर्टर कंट्री है इसको अगर पता चल गया कि हमारे देश में कोई कंट्री एक्स या उसके एक्सपोर्टर्स अपना प्रोडक्ट डंप कर रहे हैं, तो उस केस में कंट्री वाई की सरकार जो है वो एक अलग से ड्यूटी लगा सकती है, अलग से इंपोर्ट ड्यूटी में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर सकती है। इसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके वो इस हेविली सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट के निगेटिव इम्पैक्ट को अपनी इकोनॉमी के ऊपर नलीफाई कर सकते हैं। तो भारत के अंदर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है जो लगाया जा सकता है इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इट्स एजेंसी आर कंफर्म कि हमारे देश में डंपिंग हो रही है। भारत के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का क्या मैकेनिज्म है वो भी देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए अगर उसको लगता है कि डंपिंग हो रही है तो, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विल ओनली मेक रिकमेंडेशन। द अल्टीमेट डिसीजन टू अप्लाई एंटी डंपिंग ड्यूटी rests with Department of Revenue of Finance Ministry. WTO की अगर बात की जाए कि WTO का क्या ओपिनियन है विद रिस्पेक्ट टू एंटी डंपिंग ड्यूटी, बिकॉज यू नो कि WTO मेनली रेगुलेट्स पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ रेट्स, विद दैट मींस कस्टम्स ड्यूटी एज वेल एज सब्सिडीज। तो WTO एंटी डंपिंग ड्यूटी को परमिट करता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इटसेल्फ इज नॉट इलीगल एज पर WTO नॉर्म्स, तो वो परमिट करता है। बट WTO सजेस्ट करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का तभी इस्तेमाल किया जाए जब इट इज क्वाइट एविडेंट कि डंपिंग हो रही है एंड दैट डंपिंग इज कॉजिंग मटीरियल इंजरी फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मटीरियल इंजरी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब है सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उस केस में डंपिंग की जा सकती है। बाकी WTO के पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसकी मदद से वो डंपिंग करने वाली कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा पाए, ऐसा कोई नॉर्म उसके पास है नहीं। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं व्हाई वी आर स्टडिंग डंपिंग। यू सी न्यूज़ ही आप पढ़ लीजिए। DGTR डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज विच बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसने रेकमेंड किया है कि चाइना से जो एल्युमिनियम फॉइल्स आते हैं या एल्युमिनियम शीट्स आते हैं चाइना से, ये कहीं ना कहीं इनकी डंपिंग कर रहा है चाइना। और DGTR विच बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसने रेकमेंड किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि आप इन चाइना से आने वाले एल्युमिनियम फॉइल्स के ऊपर या एल्युमिनियम शीट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएं, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड 30% ऑफ द इंडियन मार्केट बाय सब्सटैंशियली कटिंग डाउन देयर प्राइसेस एंड दिस इज कॉजिंग डैमेज टू द लोकल इंडस्ट्री। इट इज कॉजिंग मटीरियल इंजरी टू द लोकल इंडस्ट्री। एंटी डंपिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। फिनटेक कंपनियां होती क्या है पहले ये समझते हैं। फिनटेक कंपनी मतलब वो कंपनियां जो फाइनेंस फील्ड में काम कर रही हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी कंपनियों का कहते हैं हम लोग फिनटेक कंपनीज। फिनटेक कंपनीज इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, मोबाइल डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये सब का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दिस फाइनेंशियल सर्विसेज वेरीज फ्रॉम पेमेंट्स, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, etc. फॉर एग्जांपल पेटीएम, रेजर पे, दिस भारत पे could be an example of payment based fintech. Faircent, Incred, this could be an example of lending based fintech likewise. तो आई होप फिनटेक कंपनीज के बारे में आपको समझ आ गया। फाइनेंस रिलेटेड टेक्निकल बेस्ड कंपनीज। अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है मुंबई में, 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट
has been conducted in Mumbai, and it was attended by our Prime Minister as well as RBI Governor शक्तिकांत दास साहब। और इसी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को एड्रेस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कैसे फिनटेक कंपनीज आर रिवॉल्यूशनाइजिंग the digital payments across the world, how they have played significant role in Indian context. UPI has been the best example of the success of fintech industry. UPI ने जो instant money payment का जो सिस्टम लाया है उससे पूरे देश की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट मिला है। आपको तो खुद भी यूपीआई का पर्सनल एक्सपीरियंस है ही, कहीं भी आप जा रहे हैं, रैपिडो जा रहे हैं, ओला उबर कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट हैज मेड ट्रांजेक्शन सो इजी दैट इट हैज अनलॉक्ड द पोटेंशियल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट एट द सेम टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर जी वार्नड फिनटेक कंपनीज फॉर राइजिंग साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, कि जब तक साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहेंगे तब तक फिनटेक कंपनियों का पोटेंशियल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसीलिए एंड टू एंड हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी भी प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ सच फिनटेक प्रोडक्ट्स कुड बी यूज्ड, मेनी पीपल वुड नॉट बी एबल टू यूज इट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करने के लिए डिजिटल लिटरेसी सो दैट फिनटेक प्रोडक्ट्स वुड बी यूज्ड बाय मासेस, ये भी जरूरी है। अब बात जब हम कर रहे थे यूपीआई की, तो यूपीआई के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। वैसे तो आप इसका इस्तेमाल करते ही हैं, यू नो इट इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं, इवन फीचर फोन्स सपोर्ट्स यूपीआई, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड में भी यूपीआई इस्तेमाल किया जा सकता है, बट उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। टॉप यूपीआई एप्स आर फोन पे, भारत पे। तो देखिए यूपीआई है क्या, बस एक इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है, ठीक है, जो एक बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक अकाउंट से इंस्टेंटली जोड़ देता है और जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा आप इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से जोड़ने के लिए, जैसे हमें आईएमपीएस करना है, आरटीजीएस करना है, तो 24 घंटे का वक्त लगता था। आज भी आईएमपीएस आरटीजीएस में काफ़ी वक्त लगता है। एक अकाउंट नंबर आप पुट करते हैं, फिर बैंक से ऑथराइजेशन होता है, अकाउंट लिंक होते हैं, तब पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो देर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस रिगार्डिंग अदर काइंड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट लाइक आईएमपीएस, आरटीजीएस एंड ऑल, बट यूपीआई की मदद से इंस्टेंट अकाउंट को लिंक करके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यूपीआई जस्ट एन इंटरफेस जिसको यूज करके कई सारी फिनटेक कंपनियां इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम भी है। भीम भारत सरकार ने अपनी तरफ से खुद बनाया है। तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था साल 2016 में बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक कंपनी है जिसको आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिल करके बनाया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ 10 इंडियन बैंक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने मिलकर के बनाया इंडियन बैंक एसोसिएशन, और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने आरबीआई के साथ मिलकर के बनाया एनपीसीआई। एनपीसीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, और जिसको काम दिया गया है एनपीसीआई को देश के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। और एनपीसीआई ने इसी कारण से भारत के अंदर लॉन्च किए डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक यूपीआई। एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम, जिसकी मदद से इंडिया बेस्ड अब रुपे जो कार्ड पेमेंट है वो इंडिया बेस्ड कार्ड सिस्टम है। अदरवाइज ज़्यादातर जो कार्ड सिस्टम है जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, दे आर फॉरेन बेस्ड। तो ये सब एनपीसीआई ने डेवलप कराया। एनपीसीआई ने डेवलप कराया यूपीआई, एनपीसीआई ने डेवलप कराया रुपे। इस तरीके से एनपीसीआई इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग डिजिटल बेस्ड पेमेंट इन आवर कंट्री। एनपीसीआई को बनाया है आरबीआई और आईबीए ने, एंड एनपीसीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एज पर दिस एक्ट। एनपीसीआई के ऊपर यूपीएससी ने साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल डी वार्मिंग डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। जो बच्चे होते हैं खासकर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पैरासाइट्स जर्मिनेट हो जाते हैं कभी कभार। ये पैरासाइट जो हैं बच्चों के न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो खुद ही कंज्यूम करने लगते हैं। बच्चों के पेट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, इससे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले वॉर्म्स या पैरासाइट्स
that consume the nutrients and vitamins of children. Such parasites are collectively known as soil transmitted helminths. सॉयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स या सॉयल ट्रांसमिटेड पैरासाइट्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेनली सॉइल के थ्रू ही बच्चों तक पहुंचते हैं या उनके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, क्योंकि सॉइल को अक्सर बच्चे हाथ लगाते हैं वहाँ खेलते वक्त, और वो सॉइल को कभी कभार वो अपने मुंह में भी डाल देते हैं और वहाँ से वो फिर वॉर्म्स जो है वो उनके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है. इसीलिए सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स आर another name for the parasites which are found in the intestine of children. ये मेनली 3 टाइप के होते हैं: राउंड वॉर्म, विप वॉर्म, हुक वॉर्म. सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स का ट्रांसमिशन जो है इट मेनली इज एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिकेशन. जब ओपन डेफिकेशन होगा तो सॉइल में इस तरह के हेलमिंथ्स होंगे और फिर वो हेलमिंथ्स कुड रीच टू द इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रन. तो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स के कारण जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, इन सम एक्सट्रीम केसेस चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होती है, उसको अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया नेशनल डी वार्मिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर के 19 साल के बच्चों को एक स्पेशल तरीके का टैबलेट दिया जाता है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल. एक एल्बेंडाजोल नाम का टैबलेट जो है वो बच्चों को इंटेस्टाइनल वॉर्म से फ्री कराता है, जिससे माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एलएसी से संबंधित जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इट इज नॉट एन एक्चुअल डिमार्केटेड बॉर्डर. ये एक्चुअल डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है. इट्स अ रफ आइडिया एंड बोथ साइड्स हैव अग्रीड कि इन फ्यूचर वी विल थ्रू नेगोशिएशन अराइव एट अंडरस्टैंडेबल या अग्रीएबल डिमार्केटेड बॉर्डर. तो पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा सही है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे चूंकि पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 1. के सीरीज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. और K-15 मिसाइल ऑल्सो नोन एज सगारिका, has range of about 750 kilometer, so that is also correct. So the K series submarine launched ballistic missile, a nuclear capable ballistic missile and developed by India's defense. Its answer should be D, both. I will check it once again and then I will confirm, but answer should be D. मैंने यहाँ गलती से B टिक कर दिया है. C box report sexual harassment. National Sports Day, again answer should be D, both. That's all from our side for today. Thanks for watching.